हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में कि क्या है डिपॉजिटरी रिसीट, किस तरीके से काम करती हैं, एडीआर, जीडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू आईडीआर जो कि आपको पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया जा चुका है। लास्ट बैच यहां पर थर्ड बैच लॉन्च हो चुका है। एनवायरमेंट की लाइव क्लासेस यहां पर कंडक्ट की जा रही हैं। वैल्यू एडिशन के लिए आपको एफएलटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पर दिए जा रहे हैं। स्पेशल क्लासेस यहां पर कंडक्ट की जाएंगी इको सर्वे बजट की। तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए इस बैच में ताकि हॉलिस्टिक तरीके से आपका यूपीएससी 2024 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए प्रिपरेशन करवाया जा सके एंड इंश्योर किया जा सके कि अगर आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हैं तो आप उन्हें इजिली रिवाइज कर सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि डिपॉजिटरी रिसीट्स किन्हें कहा जाता है। तो बेसिकली आपको पता है कि जब भी बाहर से पैसा आता है हमारे देश में उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो उसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक आपकी कैटेगरी आती है एफडीआई की कि भैया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक आती है आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फिर उसी में से एक आपकी कैटेगरी है डिपॉजिटरी रिसीट्स की। तो क्या है ये डिपॉजिटरी रिसीट्स, किस तरीके से काम करते हैं, आइए जांचते हैं। तो बेसिकली एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर आपको दी गई है कि डिपॉजिटरी रिसीट अलाउ करती हैं इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उन कंपनीज में जो कि फॉरेन कंट्रीज की हैं वाइल ट्रेडिंग इन लोकल स्टॉक एक्सचेंज इन इन्वेस्टर्स होम कंट्री। कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि यूएस का कोई इन्वेस्टर है जो कि टोयोटा में इन्वेस्ट करना चाहता है। जापानीज कंपनी है, अब जापान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहीं पर इनके शेयर्स अवेलेबल हैं। तो बीच में कोई ना कोई एक इंटरमीडिएरी बैंक यहां पर आएगा, ठीक है, कि सिटी बैंक है जिसकी प्रेजेंस यूएस में भी है एंड जापान में भी है, राइट। तो सिटी बैंक यहां पर क्या करेगा कि जैसे वो जापान में भी प्रेजेंट है तो डेफिनेटली खुद को रजिस्टर करेगा वहां जापानीज स्टॉक मार्केट के साथ, राइट, उनके रेगुलेटर के साथ, एंड उस दौरान उनके द्वारा टोयोटा के शेयर्स यहां पर खरीदे जाएंगे। या फिर टोयोटा के साथ थोड़ी बहुत बात करेगा और कहेगा कि भैया मार्केट बेस्ड प्राइस के हिसाब से आप मुझे अपने कुछ शेयर्स यहां पर बेच दीजिए। काफी सारे पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं यूएस मार्केट में जो कि आपके इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। तो इस समय पे टोयोटा अपने शेयर सिटी बैंक को बेच देगा, ठीक है जी। सिटी बैंक उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ पैसा इन्हें यहां पर देगा। डेफिनेटली शेयर्स खरीद रहा है तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो यहां पर सिटी बैंक द्वारा क्या किया जाएगा, सिटी बैंक अब उन शेयर्स को अपनी कस्टडी में रख लेगा, कहेगा कि भैया ये शेयर्स मेरे पास हैं, बट इनके बिहाफ पे मैं एक सर्टिफिकेट यहां पर इशू करता हूं, एक रिसीट यहां पर इशू करता हूं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। अब सिंस ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल यूएस से रिलेटेड है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एडीआर्स के बारे में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में, कि सिटी बैंक द्वारा इस प्रकार की अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट यहां पर इशू की जाएगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि भैया ये पर्टिकुलर रिसीट है जो रिप्रेजेंट करती है टोयोटा कंपनी के शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स वहां पर मेंशन कर दिए जाएंगे एंड एक ब्रोकर की सहायता से, किसी भी स्टॉक ब्रोकर की सहायता से उन्हें फिर यूएस की मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो भी व्यक्ति इस एडीआर में इन्वेस्ट करेगा, जो भी इन्वेस्टर, यूएस इन्वेस्टर टू बी प्रिसाइज, इस एडीआर में इन्वेस्ट करेगा तो इनडायरेक्टली उसके द्वारा टोयोटा के शेयर्स वहां पर होल्ड किए जाएंगे। बट एक्चुअल ओनरशिप यहां पर किसके पास है, वो है यहां पर सिटी बैंक के पास। तो जब टोयोटा कंपनी अपने डिविडेंड्स यहां पर देगी तो वो सिटी बैंक के पास जाएंगे, सिटी बैंक आके उसे ट्रांसफर करेगा ब्रोकर के पास, ब्रोकर अपना जो भी कमीशन वगैरह यहां पर रखना होगा एंड फर्दर जिसके पास भी वो एडीआर प्रेजेंट रहेंगे, जिस भी इन्वेस्टर के पास रहेंगे उनके साथ वो डिविडेंड यहां पर शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है डिपॉजिटरी रिसीट की कि किस तरीके से ये काम करते हैं। अब समझना यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएस का इन्वेस्टर था, वो चाहता था टोयोटा कंपनी में इन्वेस्ट करना, उसके शेयर्स को हासिल करना। तो उस केस में एक इंटरमीडिएरी, एक कस्टोडियन बैंक की सहायता से, ठीक है, जो सिटी बैंक का यहां पर एग्जांपल लिया गया है, उनकी सहायता से वो पॉसिबल हो पाया कि विदाउट रजिस्टरिंग हिमसेल्फ विद द जापानीज स्टॉक एक्सचेंज वो उन पर्टिकुलर शेयर्स की इनडायरेक्ट ओनरशिप यहां पर रख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एडीआर्स के माध्यम से क्या अलाउ हुआ कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है बिना खुद को वहां पर रजिस्टर करते हुए, ठीक है। एंड वो जो पर्टिकुलर शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स वो ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे यूएस की स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो इस केस में जो आपका एडीआर जो है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जो है, ये किस में डिनोमिनेटेड रहेगा, ये आपका डॉलर्स में डिनोमिनेटेड रहेगा। वैसे ही ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स भी हैं भाई साहब। अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या रहेंगी कि भैया जो आपके यूरोपियन एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, एशियन स्टॉक एक्सचेंजेस में यहां पर ट्रेड किए जा रहे हैं, ठीक है। अब वो
जिस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाएंगे वही की ही जो करेंसी रहेगी उसी में डिनोमिनेटेड रहेंगे, ठीक है। वो ग्लोबल नेचर के देखने को मिल रहे हैं। आपका पर्टिकुलरली अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल हमने यहां पर लिया है। अब यहां पर आप एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि टोयोटा को आप रिप्लेस कर दीजिए टाटा से। इंडियन कंपनी है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर्स लिस्टेड हैं। अब अगेन यूएस का इन्वेस्टर चाहता है कि टाटा भाई बहुत अच्छा काम यहां पर कर रहा है, ईवी सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, अच्छी खासी सेल्स भी इनकी हो रही है, तो मैं चाहता हूं खुद को इस कंपनी की प्रोग्रेस का हिस्सा बनाना, तो शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं। तो उस केस में भी ऐसी सिटी बैंक का एग्जांपल लेते हुए सिटी बैंक उन टाटा कंपनी के शेयर्स प्रोक्योर करेगा, राइट, और फर्दर उनको इन द फॉर्म ऑफ एडीआर यूएस स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज पर ट्रेड करेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में अब टाटा जो कंपनी है, जो हमने यहां पर एग्जांपल लिया, तो जो टाटा कंपनी है कहीं ना कहीं उनके पास जो पैसा आ रहा है वो इनडायरेक्टली यूएस के इन्वेस्टर्स के माध्यम से यहां पर आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान रखने वाला क्या है कि आरबीआई क्या कहता है कि ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से इनडायरेक्टली टाटा कंपनी के पास जो पैसा यहां पर आ रहा है इसे वो एज अ एफडीआई यहां पर करार देंगे या एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यहां पर करार देंगे। तो भैया एफडीआई की प्रेफरेंस यहां पर दी जाती है कि एडीआर्स और जीडीआर्स के माध्यम से जो भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी के शेयर्स होल्ड करके बैठा है इनडायरेक्टली, तो आरबीआई कहता है कि भैया इसे हम एफडीआई के तरीके से कैटेगराइज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो वही कुछ कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू किए जाएंगे यूएस मार्केट्स में बाय अ नॉन यूएस कंपनी, जैसे हमने टोयोटा या टाटा यहां पर देखा, और डॉलर्स में वो डिनोमिनेटेड रहेंगे, ठीक है। जैसे कंपनीज आपकी विप्रो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वो लिस्टेड हैं एज एडीआर्स इन यूएस, और इन्वेस्टर्स जो परचेज करेंगे इन एडीआर्स को दे विल बी पेड डिविडेंड्स इन द यूएस डॉलर्स। सेम केस आपका जीडीआर्स के केस में है, ठीक है, कि टिपिकली आपके ट्रेड करते हैं अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में एज वेल एज यूरोजोन या फिर एशियन एक्सचेंजेस में। अब जो जीडीआर्स रहेंगे वो कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड रहेंगे कि जहां की एक्सचेंज में उनका ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उस लोकल करेंसी में डिनोमिनेटेड रहेंगे, एंड फर्दर जो भी डिविडेंड्स वहां पर पे किए जाएंगे वो भी उसी करेंसी में वहां पर पे किए जाएंगे, राइट। तो वहीं से फिर पॉइंट आता है कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या हैं। अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि कहीं जब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में हमने बात की कि यूएस का इन्वेस्टर फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब क्या हुआ कि इंडिया का इन्वेस्टर किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है बाय द मींस ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इंडिया में इशू किए जा रहे हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज। तो वैसे ही बीच में कोई ना कोई आपका इंटरमीडिएट या कस्टोडियन बैंक इन्वॉल्व रहेगा जो कि हेल्प करेगा इस पूरी प्रोसेस में। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स आपकी इंसेप्शन जो यहां पर बीएसई और एनएसई में हुई थी वो 2010 में हुई थी, एंड इस पर्टिकुलर इशू को यदि मार्केट में उतारना है, डेफिनेटली जैसे शेयर्स मार्केट में इशू किए जाते हैं किसी कंपनी द्वारा, वैसे यहां पर आइडियाज भी इशू किए जाएंगे, तो उस केस में सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी कि जब भी आप अपना इशू कर रहे हैं उससे एटलीस्ट 90 डेज प्रायर, एंड उस पर्टिकुलर केस में आपके द्वारा ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस भी यहां पर सबमिट किया जाएगा उस फॉरेन कंपनी द्वारा कि जी हां हम अपने शेयर्स बाय द मींस ऑफ आईडीआर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में यहां पर उतारना चाहते हैं और उनकी ट्रेडिंग यहां पर करना चाहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहां पर ध्यान में रखने वाला है कि कौन से रूल्स के हिसाब से इसे रेगुलेट किया जाएगा, तो जो कंपनीज इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट रूल्स 2004 के हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए गए थे अंडर द कंपनीज एक्ट, उसका सेक्शन 605A, उसके हिसाब से इनकी रेगुलेशन यहां पर की जाती है, ठीक है। तो रेगुलेशन तो किसकी है भैया, वो तो क्लियर हो ही गया कि सेबी द्वारा यहां पर रेगुलेट किए जाएंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि कोटक बैंक की वेबसाइट ही, उसमें रिसेंट का ही एक आर्टिकल था, वहां पर मेंशन की गई थी कि क्या एलिजिबिलिटी है यदि कोई फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स को बाय द मींस ऑफ आईडीआर्स इशू करना चाहती है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके लिए क्या उनकी एलिजिबिलिटी है। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्री इशू पेड अप कैपिटल कंपनी का एंड जो फ्री रिजर्व्स हैं मिनिमम $50 मिलियन के होने चाहिए। सेकंड पॉइंट कि भैया पिछले 3 सालों में जो मिनिमम एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एटलीस्ट $100 मिलियन का होना चाहिए। तो होमवर्क आपका यहां पर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पर क्या रहता है। चलिए, उसके अलावा कहीं ना कहीं कंटिन्यूस ट्रेडिंग रिकॉर्ड होना चाहिए उनके खुद की होम कंट्री में, कि जैसे अगर टेस्ला के शेयर्स इंडिया में इशू किए जा रहे हैं बाय द मींस ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है जी। आई होप ये चीज आपको यहां पर रजिस्टर हो गई हो कि टेस्ला क्या करेगा, वही किसी इंटरमीडिएट बैंक के हिसाब से अपने शेयर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट रिसीट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वहां पर इशू करेगा, जैसे हमने एडीआर के केस में वहां पर देखा, ठीक है। तो टेस्ला अगर चाहता है कि भैया इस प्रकार से उनके शेयर्स यहां पर इशू हैं डिपॉजिट रिसीट के फॉर्मेट में, तो उस केस में भैया उनका एक कंटिन्यूस ट्रेडिंग रिकॉर्ड होना चाहिए अपने होम कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है जी, फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक
it should also exhibit a track record of distributable profits for at least 3 आउट ऑफ पिछले 5 सालों के लिए कि प्रॉफिट्स वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए हों। अपार्ट फ्रॉम दैट होम कंट्री में लिस्टेड होना बहुत जरूरी है एंड किसी प्रकार की प्रोहिबिशंस उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए उनकी होम कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी द्वारा। उसके अलावा कंप्लायंस बर्डन पूरा फॉलो करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है जी, जो भी रेगुलेशंस यहां पर रहेंगे उन्हें कंप्लीटली यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। एंड जब भी इस प्रकार का कोई आईडीआर इशू किया जाएगा तो उसका जो साइज है इट शुड नॉट फॉल बिलो 50 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपको ध्यान में रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यूपीएससी थोड़े से अटपटट्टे से सवाल वहां पर पूछ लेता है। तो ध्यान रखिए कि ऐसी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अपने आपके डिपॉजिटरी में वहां पर स्टोर रहे, ताकि जब भी ऐसा कोई सवाल है तो आप उसे वहां पर यूज कर सकें। तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पर डेवलप होगी हो। अगेन आई विल रिपीट कि डिपॉजिटरी रिसीट क्या फंडा है, दोबारा इस बार एक बार यहां पर समझ लेते हैं कि सिंपली डिपॉजिटरी रिसीट्स यहां पर अलाउ करती हैं किसी भी देश के इन्वेस्टर के लिए कि भैया अगर वो चाहते हैं बाहर की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना तो उसमें डीआर वहां पर यूज किए जाते हैं, ठीक है जी। जैसे डोटा है जो आपकी कंपनी है उसके शेयर्स अगर वो चाहते हैं कि भैया यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो तो सिटी बैंक एक तरीके का कस्टोडियन का यहां पर काम करेगा, उन शेयर्स को खरीदेगा और उनके द्वारा यहां पर एडीआर्स इशू किए जाएंगे और वो एडीआर्स फर्दर किसी एक ब्रोकर द्वारा, स्टॉक ब्रोकर द्वारा यूएस की मार्केट में ट्रेड होने शुरू होंगे। फिर फर्दर यहां पर इन्वेस्टर्स उस एडीआर को यहां पर खरीदेंगे, ठीक है। तो इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आई विल रिपीट इट अगेन, कि यहां आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब डायरेक्ट ओनरशिप नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और यहां पर पॉइंट क्या है कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर इन आईडीआर्स को इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ऑप्शन भी यहां पर प्रोवाइड की जाती है कि मतलब जो आपकी डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं ये डायरेक्टली आपकी इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं आफ्टर 1 ईयर, बट वो भी कुछ कुछ सिलेक्टेड आईडीआर्स के केस में ही देखने को मिलता है कि जब आपका इशू किया गया, मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को इशू किया गया है कोई आईडीआर, तो 1 जनवरी 2025 के बाद उन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, या फिर ऑलरेडी वो चीज जब इशू की जाएगी, जब आईडीआर इशू किया जाएगा तो पहले से वो चीज वहां पर मेंशन रहेगी। तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पर डेवलप हो गई हो कि क्या है डिपॉजिटरी रिसीट्स, किस तरीके से काम करती हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।